आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमारी गौशाला में कि कौन सी गाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा हुई है और कौन सी नेचुरल सर्विस से पैदा हुई है। लेकिन किसान ने उसके पूरे लैक्टेशन लेंथ को नहीं देखा। किसान ने ये नहीं देखा 15-15 दिन के बाद या हफ्ते बाद कि उसका दूध कितना डाउन आया। तो नेचुरल सर्विस में अगर वो बहुत बारीकी से अच्छे नंदियों का चुनाव करेगा तो ठीक है, अन्यथा कई साल किसान पीछे चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पलड़ा भारी नज़र आता है, क्योंकि जो सीमन स्टेशन में नंदी होते हैं वो जो एक जीन पूल आया है तो वो तो बिल्कुल ही नीचे चला गया। लेकिन अगर उसमें कोई रोग आ गया, कई तरह के रोग आ जाते हैं, तो वो अकेला नंदी ही गायों में अपना सारा रोग जो ट्रांसफ़र कर देगा। जय गौ माता, जय गोपाल। कामधेनु गौशाला YouTube चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है AI वर्सेस NS। अब ये NS और AI क्या है? AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, NS का मतलब है नेचुरल सर्विस। मतलब कि गाय को गर्भित करने के लिए एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तरीका और दूसरा होता है नेचुरल सर्विस का तरीका। एक होता है प्राकृतिक गर्भधान, एक होता है अप्राकृतिक गर्भधान। ये विषय जो है ये आपको बताना ज़रूरी क्यों है? हालांकि हम बहुत सी जगह के ऊपर इस विषय को क्लियर करते आ रहे हैं कि गायों को गर्भधान के लिए कौन सा तरीका सही रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कई लोगों के ये सवाल रहते हैं कि कौन सा सही है, एक गलत है, दूसरा सही है, या दूसरा गलत है, या पहला सही है। तो हम कुछ लोगों को समझाते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत से लोग फिर हमें सवाल करते हैं। कई तो हमारे गौशाला में आके यहाँ तक पूछते हैं कि जो AI से गाय उत्पन्न होती हैं क्या वो नेचुरल सर्विस जैसी ही दिखती हैं? उनका सवाल जायज़ है, लेकिन हमने फिर सोचा कि क्यों ना इस विषय के ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए। आज की वीडियो ये सिद्ध करेगी कि कौन सा तरीका सही है, नेचुरल सर्विस वाला या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला। इससे पहले कि मैं इस विषय को विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखूं, पहले मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूं कि NS का मतलब क्या होता है, नेचुरल सर्विस का मतलब क्या होता है। ये तरीका जो है ये कई सालों से चलता आ रहा है, मतलब हज़ारों सालों से ये तरीका अपनाया जाता रहा है। गायों के झुंड में एक नंदी को रख लिया जाता है। गाय जब मद में आती है तो उसको नंदी से क्रॉस करवाया जाता है और वो गर्भित हो जाती है। ये बड़ा आसान सा तरीका है और इस काफ़ी पुराना तरीका है। और दूसरा तरीका है AI का, माने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये तरीका 1940 में इजाद किया गया, इसकी खोज 1940 में हुई। इसमें जो नंदी है उसके वीर्य को, उसके सीमन को क्रायो प्रिजर्वेशन कर दिया जाता है। ये बहुत ही ठंडा प्रोसेस है। इसमें -196 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वीर्य को रखा जाता है। और ये किस में रखा जाता है? ये LN2 में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो वहाँ पर ये अपनी सुषुप्त अवस्था में ये सीमन के जो स्पर्म्स हैं वहाँ चले जाते हैं। और जब गाय मद में आती है तो आर्टिफिशियल तरीके से उसे AI गन बोला जाता है, गायों के अंदर इन सीमन्स को डाल दिया जाता है और स्पर्म ओवम के साथ मेट कर जाता है, जाइगोट बनता है और भ्रूण पैदा हो जाता है और बच्चा आ जाता है। तो ये जो तरीका है ये अप्राकृतिक बोला जाता है। अब ये तो रही इन दोनों तरीकों की छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब हम दोनों के अपने अपने महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सा तरीका कब यूज़ किया जाता है, किस तरीके में कुछ फ़ायदे हैं और किस तरीके में थोड़े से प्रिकॉशंस लेके चलने पड़ेंगे। आइए इस विषय को विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। नेचुरल सर्विस में जो नंदी होता है
वो गाय मद में है, इस चीज़ के संकेतों को बहुत सूक्ष्म ढंग से पहचान लेता है एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नंदी जब झुंड में होता है गायों के पास, तो वो गायों की बढ़ी हुई एक्टिविटीज़ को देखता है, उनके प्रजनन अंगों की सूजन को देखता है, उनके स्वर को सुनता है सूक्ष्म ढंग से, या गाय एक दूसरे पे जंप करती हैं तो वो इन चीज़ों को पहचान लेता है। ये कार्य नंदी से बढ़िया कोई नहीं कर सकता, इसलिए नेचुरल सर्विस का तरीका जो है ये बिल्कुल प्राकृतिक है और ये आसान है। एआई में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में नंदी अगर नहीं है गौपालक के पास, तो गाय हीट में है, गाय मद में है, इस चीज़ का अंदाज़ा गौपालक को लगाना होता है। मान लीजिए गाय बंधी हुई है तो वो एक दूसरे पे जंप नहीं कर पाएंगी, तो गौपालक कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि गाय हीट में है। और देसी गाय जो हैं वो रंभाती कम है, मतलब कि उनकी हीट को गूंगी हीट बोला जाता है। सो इसलिए उनके जो लक्षण हैं, एक दूसरे पे जंप करना, ये सारी चीज़ें गौपालक को ध्यान में रखनी होंगी, फिर ही वो सही जजमेंट कर पाएगा नंदी के अभाव में। और अगर वो ये जजमेंट ना कर पाया तो आप ये समझिए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए डॉक्टर कब बुलाना है, वो नहीं आ पाएगा। तो नंदी ये सारे कार्य कर लेता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यहाँ पर अगर गौपालक चूक करता है तो उसे 21 दिन का नुकसान और उठाना पड़ेगा, क्योंकि गाय जो है वो नेक्स्ट 21 दिन बाद मद में आएगी। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ नंदी को रखना जायज़ है, क्योंकि इसमें बहुत आसान तरीका है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में काफ़ी कुछ गौपालक को करना होगा। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में थोड़ा झंझट का विषय तो है, क्योंकि नेचुरल सर्विस में तो नंदी रखा, नंदी ने सब कुछ कर लिया, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या क्या करना पड़ता है अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सबसे पहले आपको एक सिलेंडर लेना होगा। वो सिलेंडर खास होता है, आम सिलेंडर नहीं होता, जो इसी काम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब सिलेंडर के अंदर गैस भी डालनी पड़ेगी। वो गैस बहुत ठंडी होती है, उसे लिक्विड नाइट्रोजन बोला जाता है, और वो हर जगह मिलती नहीं है, उसको लाना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है। और सिलेंडर को आपने अच्छे ढंग से रखना है, अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो कहीं पर हिट कर गया तो उसके अंदर का कांच टूट जाता है। फिर आता है डॉक्टर को बुलाने का समय। आपको लगा कि गाय हीट में है तो आपको डॉक्टर को बुलाना है, वेटनरी डॉक्टर को बुलाना है। अब डॉक्टर मान लीजिए लेट हो गया, इधर से हीट का टाइम, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, गाय मद में आती है, वो कुछ घंटों के लिए आती है। अगर उस सही समय का चुनाव गौपालक ने कर लिया और सही समय पे डॉक्टर आ गया, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमन भर देगा गाय में और गाय गर्भित हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई तो गड़बड़ हो सकती है। और फिर आपने नोट करना है सीमन स्ट्रॉ के ऊपर से भी कौन सा नंदी था और किस गाय को भरा गया है, और डॉक्टर को पैसे भी देने होते हैं, वो ऐसे तो नहीं आते। और अगर गाय 21 दिन बाद रिपीट कर गई तो आपको ये सारा प्रोसेस फिर से दोहराना होगा, उसका खर्चा भी अलग से है। और जो सीमन आपने सिलेंडर में रखे हैं वो सीमन भी आपको लेकर आने पड़ेंगे। हालांकि डॉक्टर के पास भी ये सारी सुविधाएं होती हैं, सीमन भी उसके पास होता है, गैस का भी वो प्रबंध करता है, सिलेंडर भी उसके पास होता है, लेकिन बुलाना तो आपने है। तो काफ़ी चीज़ों को आपने देखना होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, जो कि थोड़ा सा झंझट लगता है एज कंपेयर टू नेचुरल सर्विस। वहाँ तो नंदी जी महाराज ने सब कुछ कर देना है। सो इस मापदंड से हमें कहीं ना कहीं नेचुरल सर्विस वाला जो तरीका है वो थोड़ा सा वजनदार लगता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है। मान लीजिए एक नंदी की 10 साल तक आप सर्विस लेते हैं, तो अगर एक हफ्ते में वो 2 गायों को मेट करता है, माने उनके साथ मेटिंग करके वो गाय को गर्भित करता है, तो अंदाज़न वो इन 10 सालों में 500 से लेकर 600 गायों को गर्भित कर सकता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा
कि 10 साल अगर हम आयु मान लें एक नंदी की, और वो हर हफ्ते 2 गायों को मेटिंग करता है, क्रॉस करता है, तो 500-600 गायों को अपने 10 काल के अंतराल के अंदर वो गाभिन कर पाएगा। लेकिन इसके उल्ट अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर यहाँ पर इस टेक्निक की खूबसूरती देखिए कि अगर सीमन स्टेशन में वो नंदी आ जाता है तो एक हफ्ते में उसके 400 से लेकर 500 डोजेस सीमन के बन जाते हैं। अगर स्पर्म में जान है और प्रोसेस आपका बिल्कुल सही है तो उसके एक हफ्ते में 1000 डोज तक भी बन जाते हैं। लेकिन 400-500 तो बन जाते हैं, कई बार उसकी अलग अलग परिस्थितियों पे ये भी डिपेंड करता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 साल के अंतराल में उस नंदी से कितने हज़ार सीमेन डोजेस बन जाएंगे, और वो जो सीमेन डोजेस हैं वो देश के किसी भी कोने में भेजे जा सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें विदेशों में भी भेजा जा सकता है। नंदी पंजाब में खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बछड़ी और बछड़ा तमिलनाडु में भी पैदा हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी पैदा हो रहे हैं, वो किसी भी स्टेट में पैदा हो रहे हैं। हालांकि अगर तमिलनाडु वाला गौपालक ये चाहे कि पंजाब की कामधेनु गौशाला से वो बुल लेकर जाए और अपनी गायों को क्रॉस करवाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खर्चा होगा। ये पॉसिबल नहीं है। सो इस टेक्निक की खूबसूरती ये है कि नंदी एक जगह खड़ा है, लेकिन उसके बछड़े बछड़ियां अनेक जगह पर पैदा हो रहे हैं। नेचुरल सर्विस वाले तरीके में किसी बछड़े का चुनाव किसान के हाथ में होता है, गोपालक के हाथ में होता है, क्योंकि बछड़ा उसके सामने पैदा हुआ है, गाय उसकी बहुत श्रेष्ठ है, तो वो उस बच्चे का चुनाव, उस बछड़े का चुनाव कर सकता है, उसको बड़े होते देखता है, तो वो ये सारा निर्णय खुद करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, ये चुनाव उसका नहीं होता। वो बछड़ा कहाँ से आया है, किस किसान ने उस बछड़े को दिया है, उसकी माँ कौन सी थी, इस बात की उसके पास कोई प्रमाण नहीं होता। हाँ, ये सीमन स्टेशन वालों की ईमानदारी है कि उन्होंने चुनाव कितने अच्छे से किया है, क्योंकि जो भी चुनाव होगा वो सीमन स्टेशन वालों का होगा। हाँ, सीमन किसान के घर में पहुंच रहा है, तो यहाँ पर जो नंदी है जिसका चुनाव उसने नेचुरल सर्विस में अपने घर में किया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में वो किसी और का चुनाव है। अगर वो चुनाव अच्छा है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, बछड़े बछड़ियाँ बहुत सुंदर पैदा होंगे, दुधारू भी पैदा होंगे। लेकिन अगर सीमन स्टेशन वालों ने इसकी कहीं ना कहीं अनदेखी कर दी, कहीं ना कहीं अनदेखी कर दी, तो किसान को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब नेचुरल सर्विस वाले तरीके के अंदर अगर किसान के द्वारा चुना गया जो नंदी है, अगर वो रोग रहित है, मतलब कि वो डिजीज़ फ्री है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई रोग आ गया, कई तरह के रोग आ जाते हैं, तो वो अकेला नंदी ही गायों में अपना सारा रोग जो ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब कि एक रोगग्रस्त नंदी गौपालक की 50-100,000 गायों में रोग के जीवाणु छोड़ देगा, सारी गाय ही रोगी हो सकती हैं। और इसके उल्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि जो सीमन स्टेशन में नंदी होते हैं उनकी प्रॉपर डिजीज़ टेस्टिंग करवाई जाती है 6-6 महीने के अंतराल में। तो बहुत से टेस्ट होते हैं जिससे वो नंदी पास होता है, उसके अंदर कोई रोग नहीं होता, तो ही उसका सीमन लिया जाता है। ये काम बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी वाला होता है। हाँ, अगर सीमन स्टेशन गैर जिम्मेदाराना ये कार्य करे कि डिजीज़ टेस्टिंग ना करवाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोग फैलने की दर क्या हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं होता, सीमन स्टेशन की रिकमेंडेशंस हैं, डिजीज़ फ्री बुल्स का सीमन ही भेजा जाता है। इसमें एआई के अंदर रोग फैलाने का जो क्रम है वो बहुत कम संभावना वाला है एज़ कंपेयर टू नेचुरल सर्विस। उसमें ये मिकदार बढ़ सकती है जो कि किसान के लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब अगली बात मैं करने जा रहा हूँ जेनेटिक डाइवर्सिटी की। जी हाँ, ये शब्द मैं दोबारा बोलूँगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी, नस्ल की विभिन्नता। इसका बहुत गहरा संबंध है इन दोनों ही तरीकों के अंदर।
अब मान लीजिए एक किसान के पास 50 गाय हैं, उसके पास 50 साहीवाल गाय हैं और उसके पास एक नंदी है, तो इसका मतलब है कि वो एक नंदी उन 50 गायों को क्रॉस करेगा। और मान लीजिए 50 गायों को क्रॉस करने के बाद 25 बछड़े आए और 25 बछड़ियाँ आई, तो वो जो एक जीन पूल आया है किसान के घर में, वो एक नंदी से ही आया है, उसमें विभिन्नता नहीं है। हाँ, अगर वो नंदी बहुत ही उत्तम है तो गौपालक के पास बहुत ही जबरदस्त जीन पूल आ गया है। लेकिन अगर वो नंदी अच्छा ना हुआ नस्ल के लिहाज से, तो आप ये देखिए कि डाइवर्सिटी नहीं आई, विभिन्नता नहीं आई किसान के घर के अंदर। तो अगर वो बछड़ियाँ जब अपना परिणाम देंगी बड़ी होकर, तो अगर वो दूध जो है अपनी माताओं से भी नीचे ले गई, तो फिर नंदी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा। और किसान ने उसी नंदी का प्रयोग किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान अगर नेचुरल सर्विस के तरीके को अपनाता है तो ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि वो नंदी सच में उत्तम होना चाहिए, अन्यथा कई साल किसान पीछे चला जाएगा। अब मान लीजिए किसान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करता है, नेचुरल सर्विस का चुनाव नहीं करता, और उसके पास एक ऐसा हल आ जाता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो हल ये है कि मान लीजिए उसके पास 50 गायें हैं, लेकिन उसने 10 नंदियों का सीमन ला के सिलेंडर में रखा हुआ है। तो आप यकीन करेंगे कि वो 10 गायों को एक सीमन से गर्भित करवाता है, 7-8 गायों को दूसरे से करवाता है, बाकी वाली को तीसरे से करवाता है। तो एक जेनेटिक डाइवर्सिटी उसके घर में खड़ी होगी, अलग अलग प्रकार का ब्लड उसके पास आ चुका होगा। और मान लीजिए कि सीमन स्टेशन से वो जो 10 नंदियों का सीमन लेकर आया था, उनमें से 3 नंदियों की जो बछड़ियाँ आई, अपनी परफॉर्मेंस जब उन्होंने दी तो वो एवरेज परफॉर्मेंस निकली। लेकिन बाकी जो 7 आई, बाकी जो 7 नंदियों का रिजल्ट आया वो बहुत अच्छा आया। तो यहाँ पर 2 फायदे किसान को होंगे कि एक तो उसके पास डाइवर्सिटी आ गई, नस्ल की विभिन्नता आ गई, अलग अलग ब्लड आ गया, और एक उसको पूरा नुकसान नहीं उठाना पड़ा जो नेचुरल सर्विस में दूसरे किसान को उठाना पड़ा था, क्योंकि उसके पास तो एक ही नंदी था। अगर वो नंदी ठीक नहीं था तो वो तो बिल्कुल ही नीचे चला गया। तो यहाँ पर अगर नुकसान का मापदंड मैं देखूं तो यहाँ पर किसान को फायदा नज़र होता आ रहा है। अब इसके साथ ही जुड़ा है इनब्रीडिंग का मुद्दा। इनब्रीडिंग, इसके ऊपर मैं कभी विशेष रूप में वीडियो बनाऊंगा। तो इनब्रीडिंग क्या है कि अगर एक जैसे ही माँ बाप से संतानें आ रही हैं तो एक जैसा ही जीन पूल आपके हर्ड में आ गया, तो अगर उसमें कुछ नॉन डिज़ायरेबल जीन आ गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा नुकसान होगा। एक तो बीमारियां ज़्यादा आ जाएंगी, दूध उत्पादन कम हो जाएगा, और जो खूबसूरती है किसी नस्ल की उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है। हालांकि इनब्रीडिंग के कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं, उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर एक ही नंदी है नेचुरल सर्विस तरीके के माध्यम से किसान के पास, तो इनब्रीडिंग आ गई, तो उस अनडिज़ायरेबल जीन को अपने हर्ड से निकालने के लिए या इनब्रीडिंग से पैदा हुई बछड़ियों के खून को बदलने के लिए किसान को कई साल मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का पलड़ा भारी नज़र आता है एज़ कंपेयर टू नेचुरल सर्विस। नेचुरल सर्विस में गोपालक के पास एक नंदी है, लेकिन उसकी 40-50 गायों में मान लीजिए एक दिन में 4 गाय हीट में आ गई, तो क्या एक नंदी इन सभी गायों को क्रॉस कर देगा? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर किसान का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का वो सहारा लेता है तो एक दिन में चाहे 20 गाय ही हीट में क्यों ना आ जाएं, तो वो सबके एआई कर सकता है। तो यहाँ पर एआई जो है वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। अन्यथा किसान को अपने यहाँ अगर ज़्यादा गायें हैं तो ज़्यादा नंदी रखने पड़ेंगे नेचुरल सर्विस के लिए। मान लीजिए गोपालक के पास कुछ बछड़ियाँ या गाय बहुत ही उत्तम किस्म की हैं और कुछ मध्यम दर्जे की हैं
और कुछ निम्न स्तर की हैं, मतलब कि 3 कैटेगरीज हैं उसके पास गायों की। लेकिन जो उसके पास नंदी है नेचुरल सर्विस के अंदर, वो मध्यम दर्जे का ही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो उत्तम अति उत्तम किस्म की गाय और बछड़ियाँ हैं, उनको मध्यम दर्जे वाला नंदी क्रॉस कर रहा है, और मध्यम वाली को भी वही कर रहा है और निम्न वाली को भी वही कर रहा है। इसका मतलब कि जब रिजल्ट आने वाला है तो एक जैसा ही आने वाला है। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो मध्यम दर्जे वाली या निम्न स्तर की बछड़ियां एवं गाय हैं गौपालक के पास, उनको उत्तम किस्म के नंदी से क्रॉस करवा सकता है, और जो बहुत ही श्रेष्ठ किस्म की गाय हैं गौपालक के पास, उसे अति उत्तम नंदी से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से वो बछड़ियां ले सकता है। तो यहाँ पर जो चुनाव है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, उसका थोड़ा सा बड़ा स्वरूप है। तो नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बछड़ियों की परफॉर्मेंस है गायों की नई पीढ़ी की, वो बढ़ती जाएगी। तो नेचुरल सर्विस में अगर वो बहुत बारीकी से अच्छे अच्छे नंदियों का चुनाव करेगा तो ठीक है, अन्यथा वो अगर एक ही नंदी पे डिपेंडेंट है तो उसका ग्राफ नीचे जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विषय कितना ज़रूरी है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में थोड़ी सी संभावनाएं ज़्यादा हैं, हालांकि नेचुरल सर्विस में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ नंदियों का चुनाव करना हो। अब कामधेनु गौशाला में बहुत ही सुंदर गाय हैं, बहुत से लोग यहाँ पर देखने के लिए भी आते हैं। अब ये गाय ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ऊपर से गिर गई और कामधेनु गौशाला ने संभाल ली, ऐसा नहीं है सज्जनों। इनकी खूबसूरती को दोबारा से रिवाइव करने में कई साल मेहनत हुई है। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा है और बहुत मेहनत हुई है, बहुत बड़ी टीम इस काम में लगी है। तो आज लोगों के लिए कामधेनु गौशाला एक प्रेरणा स्रोत है। कामधेनु गौशाला के पास नंदी भी बहुत उत्तम है। अब हमारे यहाँ उत्तम नंदी खड़े हैं, लेकिन राजस्थान के गांव में कामधेनु गौशाला के नंदी नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक कितनी खूबसूरत है कि नंदी यहाँ खड़े हैं, लेकिन उनकी बछड़ी महाराष्ट्र में, राजस्थान में या बिहार में किसी जगह पैदा हो रही है। नहीं तो कामधेनु गौशाला के नंदी सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन सीमन के जरिए जैसा विकास कामधेनु गौशाला में हो रहा है नस्ल सुधार का, उसी समय वैसा ही विकास किसी स्टेट में हो रहा है, किसी गांव में हो रहा है सीमन के माध्यम से। तो ये खूबसूरती इस टेक्निक की है कि एक ही समय में पूरे भारत में कामधेनु गौशाला सारे जेनेटिक्स की बछड़ियां पैदा हो रही हैं। जैसी हमारी गौशाला में पैदा हो रही हैं, वैसी ही गौपालक के पास हो रही हैं। तो ऐसे क्या है कि नस्ल सुधार की जो स्पीड है वो काफ़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। अब नेचुरल सर्विस के अंदर गायों के लिए ये सर्विस वाला जो पोर्शन है वो अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बुल सभी गायों में घूम रहा है, जो नहीं हीट में आई हुई उन्हें भी नंदी डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें सारी रात अगर वो डिस्टर्बेंस करता रहा तो जो दूसरी गायों का प्रोडक्शन लेवल है दूध का, वो अगले दिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए अलग से बाड़ा बनाना चाहिए जो गाय हीट में है, और नंदी को उस बाड़े में छोड़ देना चाहिए। इसका एक और प्रभाव पड़ता है कि मान लीजिए कि सभी बछड़ियां और गाय, जो बछड़ियां बड़ी हो चुकी हैं और गाय एक ही बाड़े में है और नंदी भी बीच में छोड़ दिया गया है, तो जो बछड़ियां अभी उनका शारीरिक विकास नहीं हुआ माँ बनने के लिए, लेकिन नंदी ने ये बात नहीं देखनी, उसने तो उन्हें हीट में ले आना है और उन्हें क्रॉस कर देना है। तो इसका मतलब है कि असमय बछड़ी जो है उसका समय नहीं था, लेकिन वो गर्भित हो गई। तो आप यकीन मान सकते हैं कि सारी उम्र में उसका प्रोडक्शन लेवल कितना इफेक्टेड हो जाएगा इस छोटे से कार्य के अंदर। तो आप इसको यकीनी बनाएं कि अगर आप नेचुरल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आपको अलग से पोर्शन बनाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन सी बछड़ी है जिसकी उम्र हो चुकी है, अब उसे माँ बनाया जा सकता है। एआई में थोड़ा आसान हो जाता है, उसमें नंदी नहीं है तो आप चुनाव कर सकते हैं। हालांकि एआई में काफ़ी कुछ है, बड़ा कुछ जो मैंने पहले बताया है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। नेचुरल सर्विस के अंदर जो बछड़े का चुनाव किसान करता है, गौपालक करता है, उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। क्या होता है, एक गाय ने 20 किलो से ज़्यादा दूध दे दिया, उसके नीचे बछड़ा है, किसान देखता है कि बिल्कुल ठीक है जी, ये तो गाय बहुत श्रेष्ठ है
और इसका बछड़ा मैं नस्ल सुधार के लिए रखने जा रहा हूँ। रखना भी चाहिए, लेकिन किसान ने सिर्फ एक दिन की हाईएस्ट जो पीक यील्ड है वो देखी है, लेकिन किसान ने उसके पूरे लैक्टेशन लेंथ को नहीं देखा। किसान ने ये नहीं देखा 15-15 दिन के बाद या हफ्ते बाद कि उसका दूध कितना डाउन आया है। तो अगर 20 किलो वाली गाय 50 दिन दूध देने के बाद 8 किलो पे आ गई है, तो इसका मतलब कि वो चुनाव गलत हो जाएगा। तो पूरी लैक्टेशन लेंथ देखनी होती है किसी बुल के चुनाव के लिए। तो ये काम जो सीमेन स्टेशन वाले हैं वो बहुत ही बेहतर ढंग से करते हैं, अगर वो करते हैं तो। कई बार यहाँ पर भी आनाकानी हो जाती है। सो इसलिए नेचुरल सर्विस के बनिस्बत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में लैक्टेशन लेंथ को देखा जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है और उसका प्रोडक्शन लेवल अप जाएगा। तो चुनाव बहुत अहम मुद्दा है। अब आगे बात आ जाती है जो गाय झुंडों में रहती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुज्जर समाज की। देखिए, गुज्जर समाज गायों को बांधता नहीं है, वो उन्हें चराता है। किलोमीटर, एक दिन में कई किलोमीटर तक गुज्जर समाज गायों को चरने के लिए लेके जाता है। अगर आप कहें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसमें हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। करने का प्रयास भी किया जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि उन गायों को बंधने की आदत नहीं होती। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वहाँ पर ही कारगर सिद्ध होता है जहाँ गायों की संख्या कम है। तो हालांकि बड़े फार्म में भी एआई की जा सकती है, लेकिन जहाँ गायों को बाड़े में रखने की आदत नहीं है, जहाँ गायों को खुला घुमाने की आदत है, वहाँ पर नेचुरल सर्विस ही कारगर सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर जो गुज्जर समाज है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है भारत की देसी गायों के संरक्षण के लिए, उनसे मैं ज़रूर अपील करना चाहता हूँ कि वो झुंड की गायों के लिए अच्छे नंदियों का चुनाव करें, बदल कर नंदी रखें, और गाय अगर ज़्यादा हैं तो नंदियों की संख्या भी बढ़ाएं, क्योंकि दोनों को ही पैरेलल लेके हमने चलना है। तो कई जगह पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बहुत अच्छा स्वरूप सामने निकल के आता है, लेकिन कई जगह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं कारगर सिद्ध होती। वहाँ पर नेचुरल सर्विस ही बेस्ट तरीका है। मान लीजिए नेचुरल सर्विस में नंदी जो है 5 साल बाद किसी कारण उसकी मृत्यु होगी, तो किसान माथा पकड़ के बैठ जाएगा, क्योंकि अभी तो उसकी कुछ बछड़ियाँ ही आई हैं हर्ड के अंदर, क्योंकि 3 साल बाद तो वो काम करने लगा है। कई नंदी 2-2.5 साल में काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे साहिवाल के नंदी हैं। तो अब उस नंदी के जाने के बाद उसे अब फिर से दोबारा किसी नंदी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इस चीज़ का बहुत ही खूबसूरत हल है। वो क्या है? मान लीजिए एक नंदी चला गया, लेकिन उसके सीमेन डोज सिलेंडर में पड़े हुए हैं। जी हाँ, मान लीजिए उसने अपनी प्रोडक्शन का पीक अभी देना था, लेकिन फिर भी 4-5 हज़ार डोजेस उस नंदी के सिलेंडर में रह गए। हालांकि इससे ज़्यादा उसने बनाने थे, लेकिन उसके जाने के बाद अब वो नंदी सीमन स्ट्रा के रूप में हमारे सिलेंडर में है। अब इसका फ़ायदा क्या है? आज से 50 साल बाद, यहाँ तक कि 100 साल बाद भी आप उस नंदी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल सर्विस में नंदी के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, वो नंदी दोबारा नहीं आता। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कि इसमें आप 100 साल बाद भी अपने गायों के खून को पुराना खून बनाना चाहते हैं, मतलब कि पुराना जो ब्लड था, जीन पूल था, उसको आप अपने हर्ड में, अपने झुंड में लेकर आना चाहते हैं गायों के, तो आपके पास वो नंदी संरक्षित है। ये सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त पॉइंट है इस तकनीक का। अब वीडियो के बिल्कुल अंत में हम पहुंच गए हैं। अब ये कैसे निर्णय करें कि नेचुरल सर्विस तरीका ठीक है, जो प्राकृतिक बोला जाता है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे अप्राकृतिक बोला जाता है? कौन सा ठीक है? आप ही बताएं मुझे। आपने तो पूरी वीडियो को सुना हमें, तो आप किस तरीके को सही मानेंगे? यहाँ पर कंक्लूजन मैं निकालना चाहता हूँ अपनी बुद्धि से कि दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो वाला ठीक है या ये वाला गलत है। जी नहीं, ऐसे अन्याय हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही तरीकों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कई जगह पे वो बहुत कारगर सिद्ध होता है नेचुरल सर्विस वाला, तो कई जगह पे वो फेल हो जाता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला बहुत कारगर सिद्ध होता है। सो इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मान लीजिए साहिवाल नस्ल जो है वो उसकी आपने लाखों गाय पैदा करनी है, तो क्या आपके पास हज़ारों साहिवाल के नंदी हैं? क्या हैं आपके पास हज़ारों साहिवाल के नंदी, वो भी उत्तम किस्म के? जी नहीं। और अभी बाकी नस्लों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ साहिवाल नस्ल की बात कर रहा हूँ कि इसकी लाखों गायों को पैदा करने के लिए आपके पास हज़ारों उत्तम किस्म के साहिवाल नंदी चाहिए। तो मैं इस बात से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब तक हमारे पास पर्याप्त नेचुरल सर्विस के लिए नंदी नहीं हो जाते, हमें तब तक के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई हल नहीं है। क्योंकि हमारी नस्लों के साथ एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है कई सालों से, जिसके कारण इनकी संख्या कम हो गई है और लुप्त प्राय होने के किनारे पे पहुंच गई है। तो फॉर द टाइम बीइंग हमें ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक को अपनाना चाहिए, ताकि हमारे पास पर्याप्त उत्तम साहिवाल के नंदी पैदा हो जाएं। ऐसा काम दूसरी नस्लों के लिए भी हमें करना चाहिए। सो हमें, चाहे इसे मजबूरीवश कह लीजिए, चाहे इसे किसी और तरीके से ले लीजिए, हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास किसी एक नस्ल के हज़ारों नंदी हो जाएंगे, फिर हम किसानों को वो नंदी देंगे। आज भी हम देते हैं, कामधेनु गौशाला से बछड़े अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, नेचुरल सर्विस के माध्यम से वो संतति पैदा कर रहे हैं, जो कि बहुत उत्तम किस्म की संतति पैदा हो रही है, और सीमन तो KGSC का जा ही रहा है। सो इसलिए हमें फॉर द टाइम बीइंग इस पद्धति को अपनाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और जो बात मैंने शुरू में कही थी कि कई लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जो बछड़ी आई है, क्या वो नेचुरल सर्विस वाले से भिन्न है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमारी गौशाला में कि कौन सी गाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा हुई है और कौन सी नेचुरल सर्विस से पैदा हुई है। देखिए, पैदा करना है सिर्फ एक स्पर्म ने, तो वो चाहे सीमन स्ट्रा से निकले या वो नंदी के अंदर से निकले, वो अपना काम करता है। इसमें कोई भी भेद नहीं है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। सो इसलिए मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही पद्धतियाँ श्रेष्ठ हैं, अपने अपने प्रभाव है, दोनों को ही हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रण होना चाहिए कि हमने भारत में लाखों देसी गाय पैदा करनी है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या आप प्रण करते हैं? तो इसलिए अब इस द्वंद्व से बाहर आ जाएं, क्योंकि इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है कि ये तरीका ठीक है या वो तरीका ठीक है। दोनों ही तरीके ठीक हैं। अगर आपको नंदी अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे बछड़े मिल रहे हैं, तो आप नेचुरल सर्विस की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है या उस तरह खर्चा नहीं कर सकते, तो आप एक सीमन स्ट्रा लेके अपनी गाय को गर्भित करवा सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ निष्कर्ष निकालता हूँ कि दोनों ही तरीके ठीक हैं, लेकिन हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं? आप अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करें। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया होगा, लेकिन ये निष्कर्ष निकालना बहुत आवश्यक था। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट था। आप क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं अपनी गायों की या नेचुरल सर्विस करवाते हैं? आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा ज़रूर कीजिएगा। और अंतिम रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं। अपने संपर्क वाले सभी गौपालकों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना हमें समय दिया। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।